तो आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं गांधी एज के अंतर्गत ही पढ़ेंगे आज हम लोग सबनिया अज्ञा आंदोलन और गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने असहयोग आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मील मजदूर स्ट्राइक, इन सबको हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग मुख्यतः क्या पढ़ेंगे, तो सबनिया अज्ञा आंदोलन और गोलमेज सम्मेलन। ठीक है। सबसे पहले देखेंगे तो दिल्ली घोषणा पत्र। ठीक है, ये राष्ट्रीय नेताओं का सम्मेलन था, इसमें गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था दिल्ली घोषणा पत्र। इसमें गोल में सम्मेलन में भाग लेने की मांग की गई थी। ठीक है, आपको पता होना चाहिए गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने दूसरे गोल में सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया था। उससे पहले आप देखोगे तो एक राष्ट्रीय नेताओं का एक सम्मेलन हुआ था, इसको दिल्ली घोषणा पत्र कहते हैं, जो कि 2 नवंबर 1929 को हुई थी। इसमें गोल में सम्मेलन में भाग लेना है कि नहीं लेना है, इस पर विचार विमर्श किया जाना था। ठीक है, गोल में सम्मेलन को डोमिनियन स्थितियों को लागू करने के लिए तथा संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा के रूप में कार्य करना चाहिए। ठीक है, गोल में सम्मेलन को डोमिनियन स्थिति को लागू करने के लिए तथा संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा के रूप में कार्य करना चाहिए थी। 1929 को ही हुआ था। बाकी पहला गोलमेज सम्मेलन जो था 1930 में हुआ था, और इसमें कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। कांग्रेस ने दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में पार्टिसिपेट किया था, उसके बाद 1932 में होता है। ठीक है, तो शुरू में जो मांग क्या थी कांग्रेस से, गोलमेज सम्मेलन अगर होता है तो चलो ठीक है हो, लेकिन उसमें डोमिनियन स्टेटस की बहाल करने पर मुख्यतः मतलब क्या होनी चाहिए, बात होनी चाहिए थी। ठीक है, सम्मेलन में कांग्रेस का बहुमत होना चाहिए, राजनीतिक कैदियों की सामान्य माफी और एक समझौता नीति का अनुरोध होना चाहिए। ठीक है, मतलब कांग्रेस के द्वारा मांग रखी गई थी जो सम्मेलन जो होगा गोल में सम्मेलन, उसमें कांग्रेस का बहुमत होना चाहिए। ठीक है, राजनीतिक कैदियों के लिए सामान्य माफी मिलनी चाहिए, समझौता नीति का अनुरोध का भी बात किया गया था। ये सब गांधी जी चाहते थे गोलमेज सम्मेलन इन आधारों पे हो। प्रथम गोलमेज सम्मेलन की बात हो रही है। अब यहाँ पे देखो, गांधी, मोतीलाल नेहरू, अन्य नेताओं का दिसंबर 1929 में इरविन के साथ मुलाकात होती है। ठीक है, गांधी थे, मोतीलाल नेहरू थे, लोगों ने मतलब क्या किया, 1929 में इरविन के साथ मुलाकात की। नेताओं ने इरविन से आश्वासन मांगा कि गोलमेज सम्मेलन का उद्देश्य डोमिनियन स्थिति के लिए एक संवैधानिक योजना का मसौदा तैयार करना था। ठीक है, नेताओं के द्वारा अनुशासन मांगा, मतलब अनुशंसा की गई से डोमिनियन स्टेटस जो है ना वो भारत को मिलना चाहिए, इसी पर मतलब गोलमेज सम्मेलन में बात होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन इरविन ने मतलब क्या किया, दिल्ली घोषणा पत्र को खारिज कर दिया। मतलब दिल्ली घोषणा पत्र में, ठीक है, गोलमेज सम्मेलन को चीजों को देखते हुए भारत की तरफ से जो, कांग्रेस की तरफ से जो मसौदा जो दिया गया इरविन को, उसको खारिज कर दिया गया। ठीक है, और इस सम्मेलन का उद्देश्य संवैधानिक योजना का मसौदा तैयार करना नहीं था। ठीक है, और इसी वजह से कांग्रेस जो थी से पहली गोलमेज सम्मेलन में नहीं जाती, क्योंकि कांग्रेस के द्वारा जो दिल्ली घोषणा पत्र जो दिया गया था उसके मांगों को खारिज कर दिया जाता इरविन के द्वारा। ठीक है, ये 1929 की सारी चीजें थी। ठीक है, अब आ जाता है साल, ये 1929 का था, ध्यान रखें दिसंबर 1929 में ही हुआ था। फिर लाहौर का कांग्रेस का पूर्ण स्वतंत्रता की मांग होती, वो भी दिसंबर 1929 में आने लगती है। ठीक है, लाहौर अधिवेशन होता, और लाहौर अधिवेशन में इस बार युवा चेहरा को मौका दिया जाता है, और जवाहरलाल नेहरू जी इस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, और जवाहरलाल नेहरू जी का मांग था सब डोमिनियन स्टेटस को लेकर कभी बात ही नहीं करें, हम लोग को जब भी बात करें तो पूर्ण स्वराज को लेकर बात करें। ठीक है, हमेशा हम लोग को टोटल इंडिपेंडेंस या फिर कंप्लीट इंडिपेंडेंस कह लीजिए, तो पूर्ण स्वराज के लेकर मुख्यतः बात करनी थी। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष होंगे। नेहरू ने देश को विदेशी शासन से मुक्त करने के लिए खुली नीति की घोषणा की। क्या? ये डोमिनियन स्टेट की स्थिति क्या थी, ये समझ में नहीं आया। आप रेगुलर क्लास नहीं करेगी तो कैसे समझ में आएगा, कभी कभी क्लास करेगी तो कैसे समझ में आएगा। ठीक है, ये सब तो मैं बहुत अच्छे से बता चुका हूँ। ठीक है, डोमिनेट स्टेट का मतलब होता है अधिराज्य होता है। ठीक है, मतलब रूल तो मतलब रहेगा ब्रिटिश का ही रहेगा, लेकिन कुछ मामलों में भारतीयों को सत्ता चलाने की जिम्मेवारी होगी। इसको अधिराज्य कहते थे, और जहाँ पे बहुत ज्यादा तीव्र विरोध होता था तो ये अधिराज्य की दर्जा कनाडा को दे रखा था, ऑस्ट्रेलिया को दे रखा था। ठीक है, वो भी मतलब क्या था, ब्रिटिश के रूल था, वो भी ब्रिटिश वहां पे रूल करती थी, तो ये अधिराज्य की दर्जा जो थी मिल चुका था। अधिराज्य में क्या होता, होम रूल की तरह एक होता था, मतलब घरेलू प्रशासन की जिम्मेवारी क्या होगी, भारतीयों को होगी, लेकिन देश अभी भी मतलब क्या होगा, ब्रिटिश के अंदर होगा। जैसे रेलवे हो गया, ठीक है, सूचना प्रसारण हो गया, विदेश नीति हो गया, ये सब के सब ब्रिटिश के अंतर्गत ही रहेगा। ठीक है, लेकिन घरेलू प्रशासन की जिम्मेवारी एक तरह से, ठीक है, किसे दे दिया जाएगा, तो भारतीयों को मिल जाएगा। ठीक है, शुरू में कांग्रेस जो थी इसी की मांग कर रही थी। नेहरू रिपोर्ट की बात की 1928 में, जो नेहरू रिपोर्ट जो था उसमें डोमिनियन स्टेटस पे ही बात की गई थी। ठीक है, लेकिन कांग्रेस के बहुत सारे नेता जो थे डोमिनियन स्टेटस को लेकर तैयार नहीं थे। वो जो थी वो चाहते थे भाई साहब हमको अब पूर्ण स्वतंत्रता मिले। ठीक है, आगे चल के क्रिप्स प्रस्ताव जो आता है 1942 में, जो क्रिप्स प्रस्ताव आता है, तो क्रिप्स प्रस्ताव में क्या रखा गया था, डोमिनियन स्टेटस की मांग रखी गई थी, से हम भारत को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा अब देंगे। तो गांधी जी ने उसे बोला उत्तर दिनांकित चेक कहा, तो मतलब ऐसा चेक है जिसका तारीख मतलब क्या हो चुका है, समाप्त हो चुका है। डेट मीन्स गांधी जी का कहना था भाई ये तो हम 1928 में मांग रहे थे, तुम हमको कब दे रहे हो, 1942 में दे रहे हो।
मतलब ये जो चीज तुम अभी जो दे रहे हो, इसकी तारीख तो बहुत पहले समाप्त हो चुकी है। 1929 में तो हम लोग टोटल इंडिपेंडेंस पे बात कर रहे हैं, पूर्ण स्वराज की मांग कर रहे हैं। तो डोमिनियन स्टेटस को समाप्त कर कर, ठीक है, 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज, ठीक है, पूर्ण स्वराज पे मतलब बात की गई। और इसकी अध्यक्षता की बात करेंगे तो किसने संभाला था? तो जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। तो यहाँ पे देश को विदेशी शासन से मुक्त करने के लिए एक नई खुली नीति की घोषणा की। पहले कौन सी नीति थी? तो पहली नीति थी भाई साहब, हमको डोमिनियन स्टेटस, अधिराज्य का दर्जा दीजिए। लेकिन अब एक नई नीति आ गई, नई नीति को बोलते हैं पूर्ण स्वराज, ठीक है। सभी देशवासियों को इसमें शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया, मुक्ति के लिए शांतिपूर्ण जन आंदोलन का आवश्यक बताया गया, ठीक है। अब लाहौर अधिवेशन में लिए गए निर्णय, गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार किया गया। तो भाई साहब, कांग्रेस गोलमेज सम्मेलन का क्या करती है? बहिष्कार करती है। कांग्रेस का लक्ष्य अब क्या होगा? पूर्ण स्वतंत्रता होगा, ठीक है, या फिर पूर्ण स्वराज कह लीजिए। कांग्रेस कार्य समिति को करों का भुगतान न करने सहित सबनीय अवज्ञा शुरू करने का अधिकार दिया गया। तो सबनीय अवज्ञा शुरू करने का अधिकार की बात करेंगे तो इसी लाहौर अधिवेशन में ही दिया गया था। और विधायकों को इस्तीफा देने का भी आग्रह किया गया। 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता स्वराज दिवस मनाया गया। कब मनाया गया? 26 जनवरी 1930 को, जिसे हर जगह मनाया गया। 31 दिसंबर 1929 को, ठीक है, साल का आखिरी दिन था, रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू ने इनकलाब जिंदाबाद के नारों के बीच स्वतंत्रता का प्रतीक अपना तिरंगा झंडा को फहराया था। सभी लोग सुबह के समय में पानी में उतर कर, ठीक है, क्या किया था? पन लिया था, ठीक है। क्या बोलते हैं? संकल्प लेना, ठीक है। रावी नदी के जल से क्या लिया था? संकल्प लिया, सब भारत को हम लोग पूर्ण स्वराज बनाकर ही छोड़ेंगे। और इसी को देखते हुए, ठीक है, 26 जनवरी 1930 को, ठीक है, स्वतंत्रता दिवस भी मनाया गया था, ठीक है। स्वतंत्रता दिवस या फिर स्वराज दिवस भी मनाया गया था 26 जनवरी 1930 को। इनकलाब जिंदाबाद, जिसका अनुपात क्रांति जिंदाबाद के रूप में किया जा सकता है, मौलाना हसरत मुसानी के द्वारा गढ़ा गया था, ठीक है। तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा की बात करेंगे तो हसरत मुहानी के द्वारा गढ़ा गया था। हालांकि इस नारा को पॉपुलर की बात करेंगे तो भगत सिंह ने इस नारा को क्या किया था? पॉपुलर किया था। ये भी आपको ध्यान में रखना। स्वतंत्रता का प्रतिज्ञा की बात के माना जाता है गांधी जी के द्वारा तैयार की गई थी। स्वतंत्रता का प्रतिज्ञा किसने तैयार किया? तो गांधी जी के द्वारा तैयार किया गया था। प्रतिज्ञा में जिन बिंदुओं पर प्रकाश की डाला गया था उनमें स्वतंत्रता का अभिवादन, ब्रिटिश घोषणा, ठीक है, आर्थिक बर्बादी, ठीक है, उसके बाद बात करेंगे, आवाज आ रही है, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक प्रभाव, राजनीतिक अधिकारों का हनन और पूर्ण स्वराज के लिए, ठीक है, सबनीय अवज्ञा का तैयारी शामिल हुई थी, ठीक है। 1 मिनट में कॉल ले रहा हूं। ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। हो गया। अब यहाँ पे तो पूर्ण स्वराज की बात हो गई। तो पूर्ण स्वराज में स्वतंत्रता का प्रतिज्ञा गांधी जी के द्वारा तैयार की गई थी। प्रतिज्ञा में जिन बिंदुओं पे प्रकाश डाला गया था उनमें स्वतंत्रता का अविभाज्य अधिकार, ब्रिटिश शोषण, ठीक है, आर्थिक बर्बादी, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक प्रभाव, राजनीतिक अधिकारों को हनन और पूर्ण स्वराज के लिए समन्वय की मतलब तैयारी भी इसमें शामिल करनी थी, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। अब अगर पूछा जाएगा सिंपल, अगर आपसे ये पूछा जाएगा तो मतलब कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग संबंधी थे, ठीक है, प्रस्ताव को पारित करने का मतलब सुझाव दिया गया, तो ध्यान में रखेंगे। किस आंदोलन में रखा गया, तो ध्यान में रखना है। तो इसमें क्या हो जाएगा? तो आपको ध्यान में रखना है ये लाहौर अधिवेशन, ठीक है। क्या हो जाएगा? लाहौर अधिवेशन। तो लाहौर अधिवेशन में प्रस्ताव रखा गया से कांग्रेस को असहयोग बोलना हो, ठीक है, सबनीय अवज्ञा आंदोलन चलाने का प्रस्ताव की बात करेंगे तो लाहौर अधिवेशन में ही रखा गया। इसको सभी के लिए मान लिया गया, ठीक है। और इसमें कर बंदी का भी प्रस्ताव रखा गया, ठीक है। किसमें? तो कर बंदी का भी प्रस्ताव इसी में रखा गया, ठीक है। मतलब कर बंद करना है, कर नहीं देना है। और साथ में कांग्रेस के नेताओं ने यह भी प्रस्ताव रखा है सबनीय अवज्ञा आंदोलन अब चलाई जाए, ठीक है। तो उससे पहले लाहौर अधिवेशन में रखा गया था। सबनीय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव जो था लाहौर अधिवेशन में ही रखा गया था, ठीक है। अब आते हैं सबरीय अवज्ञा आंदोलन की बात करें। इसमें क्या था? तो सरकार को द्वारा उनकी मांगों पर कोई प्रतिक्रिया न दिए जाने से असंतुष्ट कांग्रेस कार्य समिति ने गांधी जी को सबनीय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का अधिकार दे दिया। कौन सा आंदोलन? लाहौर में, ठीक है। क्योंकि गांधी ने जो 14 सूत्री गांधी ने जो 14 सूत्री जो प्रस्ताव जो रखा था इरविन के सामने, उन्होंने मतलब इसका अनदेखा कर दिया था। इसलिए गांधी जी अब क्या चलाएंगे? सबनीय अवज्ञा आंदोलन गांधी चलाएंगे, ठीक है। और उसी के क्रम में क्या होता है? डांडी मार्च की शुरुआत होती है। तो डांडी मार्च की शुरुआत कब होती है? 12 मार्च को होती है, ठीक है। 12 मार्च 1930 को मतलब क्या होता है? डांडी मार्च की शुरुआत होती है, ठीक है। दांडी मार्च की शुरुआत की बात के 12 मार्च 1930 को होती है, ठीक है।
और समाप्त बात करेंगे दांडी मार्च, तो 6 अप्रैल 1930 को समाप्त होती है। और जब दांडी मार्च 6 अप्रैल 1930 को समाप्त होती है तो इसी दिन असहयोग आंदोलन, सॉरी मैं बार बार असहयोग बोला, सबनीय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, इस कार्यक्रम में क्या था, तो इस कार्यक्रम में साबरमती आश्रम से गुजरात के गांव से होते हुए 78 सदस्यों के साथ 240 मील की यात्रा गांधी जी ने तय की। 24 दिन की यात्रा थी, 240 मील की यात्रा इन्होंने तय की। 240 मील की यात्रा तय किया, ये गुजरात में, ठीक है, गुजरात में, ठीक है, दांडी के तट पे, जो कि सूरत के पास एक गांव था, दांडी जो था, ठीक है, नवसारी, ठीक है, ध्यान रखें नवसारी जिला था, आई थिंक जिला नवसारी हो जाएगा, सूरत के पास ही है। तो डांडी नामक गांव पे पहुंचे, वहां पे समुद्र तट पे उन्होंने समुद्र तट के नमक इकट्ठा करके नमक कानून की अवहेलना की। हालांकि उन्होंने नमक बनाया नहीं था, ध्यान में रखेंगे, उन्होंने मतलब नमक कानून को तोड़ा था। नमक समुद्र के पास ऑलरेडी था, उसको लिया था नमक को, और नमक को हाथ में उठाकर नमक कानून को तोड़ दिया था। ठीक है, नमक बनाया नहीं था। 6 अप्रैल को दांडी में गांधी जी के द्वारा नमक कानून का प्रतीकात्मक उल्लंघन किया गया। प्रतीकात्मक रूप से उल्लंघन किया गया, सब नमक कानून को क्या करते हैं, उल्लंघन करते हैं। ठीक है, क्योंकि नमक उस समय जो थी सरकार के द्वारा मतलब क्या थी, बनाई जाती थी, बेची भी सरकार के द्वारा ही जाती थी। शबनीय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत को चिन्हित किया। शबनीय अवज्ञा कारों में क्या क्या था, शबनीय अवज्ञा में क्या क्या लोग करते थे, तो विदेशी कपड़े, विदेशी शराब, कपड़े की दुकानों पर धरना देना था, करों का भुगतान करने से इनकार करना था, वकीलों के द्वारा वकालत छोड़ना था, कानूनी अदालतों का बहिष्कार करना था, सरकारी कर्मचारियों को द्वारा इस्तीफा देना शामिल था। लेकिन इसमें छात्रों को स्कूल विद्यालय छोड़ने के लिए नहीं कहा गया था। ठीक है, क्योंकि असहयोग आंदोलन में जब छात्रों ने स्कूल विद्यालय को छोड़ा था तो उनकी पढ़ाई बहुत प्रभावित हो गई थी। तो यहाँ पर उनको स्कूल कॉलेज वगैरह छोड़ने के लिए नहीं कहा गया था, लेकिन फिर भी कुछ छोड़ रहे थे, लेकिन गांधी जी ने वहां नहीं किया था। बाकी सरकारी कर्मचारियों को इस्तीफा देने के लिए भी कहेंगे तो पुरजोर उन्होंने नहीं कहा था, बोला था या तो आपको काम करते हुए विरोध करना है तो आप नौकरी में रहते हुए भी कर सकते हो, या फिर आप छोड़ भी सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा पिछले बार भी असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने सरकारी कर्मचारियों को नौकरी तो छुड़वा दिया, बाद में असहयोग आंदोलन सफल नहीं हो पाया तो उनके साथ बड़ा दिक्कत हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पे लेकिन मुख्यतः सरकारी कर्मचारी और विद्यार्थियों के ऊपर इन्होंने इस बार उतना जोर नहीं डाला कि तुमको ये करना ही है। ठीक है, ये स्वैच्छिक रखा गया था उनके लिए। बाकी सारा रीजन जो था उनको किया गया सबनीय अवज्ञा आंदोलन में। ठीक है, अब नेहरू जी की गिरफ्तारी के कारण मद्रास, कलकत्ता और कराची में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किए गए। गांधी जी की गिरफ्तारी भी हो जाती है 1930 में। गांधी जी को गिरफ्तारी करके इनको कहाँ रखा जाता है, तो यरवदा जेल में रखा जाता है। कौन सा जेल में, यरवदा जेल में रखा जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। जब वे पश्चिमी तट पर धरसना साल्ट वर्क सत्याग्रह पर करने की योजना बना रहे थे। धरसना जो था, ठीक है, ये मुंबई में एक नमक का कारखाना था। ठीक है, तो वहां पे उनको जाना था, योजना बना रहे थे, तो बाद में जाके उनको क्या किया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। तो फिर धरसना पे, फिर आंदोलन तो वहां पे देना था, धरना तो वहां पे देना था, तो धरसना का नेतृत्व दिया गया अब्बास तैयब जी के पास। ठीक है, तो गांधी जी धरसना नहीं जा पाए, तो वहां पे कौन थे, अब्बास तैयब जी। ठीक है, क्या नाम था उनका, अब्बास तैयब जी। और साथ में कौन थी, तो ध्यान रखेंगे, अब्बास तैयब जी और साथ में कौन थी, तो सरोजनी नायडू। ठीक है, तो सरोजनी नायडू और अब्बास तैयब जी ने बॉम्बे के धरसना नामक, ठीक है, धरसना साल्ट वर्क्स में सत्याग्रह करने का निर्णय बनाया। ठीक है, ये भी पूछा जाएगा गांधी जी का अरेस्ट हो गए थे तो नमक सत्याग्रह का नेतृत्व कौन करे, तो अब्बास तैयब जी। ठीक है, भारतीय जनता द्वारा नमक कानून तोड़ने के फलस्वरूप औपनिवेशिक शासकों द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया गया। ठीक है, तो इस समय कांग्रेस जो थी अवैध संस्था घोषित हो गई थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और जब आंदोलन जब अपने चरम पे चल रहा था, गांधी जी को पुणे की यरवदा जेल में रख दिया गया था। तो जब दिक्कत की बात थी, से दूसरा गोलमेज सम्मेलन का भी शुरुआत होने वाली थी। तो कम से कम पहला गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, तो यहाँ पे इरविन ये चाह रहा था कि किसी भी तरीके से, सॉरी, रामजे मैकडोनाल्ड ये चाह रहा था कि कांग्रेस को किसी भी तरीके से दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भेजा जाए, क्योंकि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में जिस पार्टी भी गए थे सबने एक ही कहा था, सब बिना कांग्रेस के किसी भी मुद्दे पे बात नहीं हो सकती, क्योंकि भारत की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है और सभी दलों का प्रतिनिधित्व करती है, तो बिना कांग्रेस के किसी भी मुद्दे पर क्या होगा, बात नहीं होगी। ठीक है, तो इसी को देखते हुए दूसरा गोलमेज सम्मेलन में प्रेशर था इरविन के ऊपर कि किसी भी तरह से गांधी को भेजा जाए। तो दो व्यक्ति निकल कर आते हैं, ध्यान रखेंगे, एक जयकर साहब थे, एक और क्या नाम था उनका, एक एम आर जयकर थे और एक और भी तो भूल रहा हूँ। ठीक है, उनके योगदान से मतलब क्या किया गया, गांधी इरविन समझौता करवाया गया। इसको दिल्ली समझौता या फिर दिल्ली पैक्ट के नाम से जानते हैं। यहाँ पे गांधी जी के जितने भी 14 सूत्री जो कार्यक्रम जो थे गांधी जी के, उन सारे को मतलब 11 सूत्री, सॉरी 11 सूत्री कार्यक्रम जो गांधी जी ने दिए थे अपने शर्त, उसको इरविन जो था मान लेता है। ठीक है, फिर गांधी जी से सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में लंदन जाते हैं। ठीक है, तो 25 जनवरी 1931 को गांधी और कांग्रेस कार्य समिति CWC, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के
सभी सदस्यों को रिहा कर दिया गया, ठीक है। मतलब 15 लोग होते थे कांग्रेस वर्किंग कमेटी में, कितने लोग होते थे? 15 लोग होते, 15 को अरेस्ट किया गया था, सबको छोड़ दिया जाता है, गांधी जी को भी छोड़ दिया जाता है। अब 5 मार्च 1931 को, ठीक है, गांधी इरविन समझौता को दिल्ली में साइन किया गया, जहां वायसराय ब्रिटिश भारतीय सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे थे और गांधी जी भारतीय लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। इस समझौते ने कांग्रेस को सरकार के बराबर का दर्जा दिया, ठीक है। और यहाँ पे ये भी कहा गया, इसमें एक शर्त ये थी, से जो भी मतलब जो जो भी राजनीतिक कैदी हैं जो कि अहिंसा में, जो हिंसा में, सबको जाए, सबको मतलब क्या किया जाए, छोड़ दिया जाए, ठीक है। अहिंसक राजनीतिक कैदियों की तत्काल रिहाई किया जाए, अवैतनिक जुर्माने की माफी होनी चाहिए, बिना बिक्री बिना बिक्री जमीनों की वापसी होनी चाहिए, इस्तीफा देने वाले सरकारी कर्मचारियों के साथ नरम व्यवहार, नौकरी में वापस लेना था। उसके बाद बात करेंगे तो तटीय गांव में व्यक्तिगत उपयोग नमक बनाने के अधिकार मिलना चाहिए था, शांतिपूर्ण धरना देने की अनुमति होनी चाहिए था, आपातकालीन अध्यादेश को वापस लेना चाहिए था। ऐसे अधिकार जो थे इसमें शामिल थे, ठीक है। इस सबको इरविन जो था मान लिया था, क्योंकि इरविन को बहुत अधिक दबाव था, क्योंकि रामजे मैकडोनाल्ड किसी भी तरह से चाह रहे थे गांधी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करें, ठीक है। अब देखिए इरविन के द्वारा क्या चीज क्या स्वीकृति की गई, तो इसमें पुलिस ज्यादतियों की सार्वजनिक जांच और भगत सिंह के साथियों की मौत की सजा को कम करना किया गया, इसको नहीं माना जाएगा। हालांकि गांधी जी ने इस मुद्दा को छेड़ा था, हालांकि इरविन के ऊपर दबाव नहीं बनाया था। हालांकि भगत सिंह के समर्थक और भारतीय लोगों का मानना यह था कि जब तक भगत सिंह और उनके साथियों की मौत की सजा को माफ नहीं करे, तब तक गांधी जी के इरविन के समझौता, गांधी इरविन समझौता पर साइन नहीं करना चाहिए। हालांकि गांधी जी दबाव नहीं बनाते और साइन कर देते। इससे आप देखोगे तो कराची अधिवेशन में इनके ऊपर काले झंडे भी दिखाए जाते हैं और कहा जाता है भगत सिंह सुखदेव राजगुरु के मौत के कारण वन ऑफ देम गांधी जी भी इसमें शामिल थे, ठीक है। अब पुलिस जातियों की मतलब सार्वजनिक जांच जो था ये भी करने से इरविन ने अस्वीकार कर दिया, नहीं ये नहीं होगा। और साथ में वैसे कैदी को छोड़ने से इनकार कर दिया जो कि हिंसक गतिविधि में शामिल थे। अहिंसक गतिविधि वाले वो तो सारे को, लेकिन हिंसक गतिविधि में जो शामिल सैनिक थे उनको मतलब नहीं छोड़ा गया, ठीक है। और जब सारी बातें हो जाती है तो गांधी समझौते से सबनीय विज्ञान आंदोलन का निलंबन हो जाता है। तो गांधी जी यहाँ पे सबनीय विज्ञान आंदोलन को क्या कर देते, चलाना रोक देते हैं और संवैधानिक मामलों पर अगले गोलमेज सम्मेलन में भागीदारी पे सहमति बनती है और गांधी जी एस एस राजपूताना पकड़ते हैं और कहाँ पहुंच जाते हैं, लंदन पहुंच जाते हैं, ठीक है, सेंट जेम्स पैलेस में, ठीक है। तो सेंट जेम्स पैलेस में क्या हो रहा था, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रही थी, जिसकी बैठक की बात करेंगे तो कौन कर रहे थे, रामजे मैकडोनाल्ड कर रहे थे, ठीक है। समझ गए ना, सेंट जेम्स पैलेस, ठीक है। गांधी जी ठहरे कहाँ थे, तो गांधी जी किंग्सले हॉल में ठहरे थे। अब यहाँ पे देखिए ये सारी चीजें हो रही थी, तो बाद में कराची अधिवेशन होता है। कराची अधिवेशन अपने आप में इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि गांधी जी को गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट करने के लिए अनुमोदन की बात करेंगे, प्रस्ताव की बात के कराची अधिवेशन में रखा जाता है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी और कांग्रेस के सारे नेता इस बात से सहमत होते हैं। उसके बाद गांधी जी कहाँ जाते हैं, तो लंदन जाते हैं गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो कराची अधिवेशन की बात करें मार्च 1931 में हुआ। ये गांधी ने समझौता का समर्थन करने के लिए कराची में आयोजित कांग्रेस का विशेष अधिवेशन था। वैसे आप बोलोगे तो कांग्रेस का जो अधिवेशन होती थी दिसंबर के महीने में होती थी, वर्ष के लास्ट महीने में होती थी, लेकिन यहाँ पे गांधी जी को मतलब भेजना था लंदन, इसीलिए कराची में एक अधिवेशन बुलाया गया और जहाँ पे ये बात रखी गई थी, चलो ठीक है इस बात का हम समर्थन करते हैं, तो गांधी जी क्या कर सकते हैं, तो गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। एक विशेष अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, ठीक है। राजनीतिक हिंसा का स्वीकार करते हुए खुद को इससे अलग रहते हुए कांग्रेस ने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की बहादुरी बलिदान की प्रशंसा तो की, लेकिन इन्होंने मतलब खुद को राजनीतिक हिंसा, इन्होंने हिंसा से अलग रहते हुए उनका मतलब मौत की सजा को माफ करने की इरविन से बात नहीं की, हालांकि उनकी प्रशंसा की। पूर्ण स्वराज्य के लक्ष्य को पुनरावृत्ति की गई, मौलिक अधिकार का प्रस्ताव पेश किया गया, ठीक है, कमेटी बनाई जाती मौलिक अधिकार को लेकर। उस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे। हालांकि कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की बात करेंगे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम का प्रस्ताव भी यहाँ पे पेश किया गया। अब होता है गोलमेज सम्मेलन, जिसको बोलते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। कितनी नंबर की थी, ये दूसरी थी, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी। तो पहला गोलमेज सम्मेलन की बात करेंगे, लंदन, नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक हुआ। कांग्रेस ने जिसमें पार्टिसिपेट की कितनी थी, तो दूसरी नंबर की थी। यह ब्रिटिश और भारतीयों के बीच समान रूप से आयोजित पहला सम्मेलन था। समान रूप से आयोजित किया गया, इसीलिए इसको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहते हैं, क्योंकि टेबल क्या थी, गोली थी, जिसमें पता नहीं चलता तो कोई व्यक्ति प्रमुख है कौन व्यक्ति आम है, इसीलिए इसको राउंड रखा गया था। जिसमें होस्ट कौन है,
और गेस्ट कौन है वो पता ना चले, ठीक है। वैसे मतलब क्या होता है, टेबल ऐसे होता है ना, जैसे पता चलता है होस्ट जो होता है यहाँ पे बैठता, ठीक है, या फिर यहाँ पे बैठता है, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, गेस्ट होते हैं, इसको क्या राउंड बनाया गया था, ठीक है। तो फर्स्ट वाला में कांग्रेस ने पार्टिसिपेट करने से इनकार कर दिया था। किसने पार्टिसिपेट किया, रियासतें पार्टिसिपेट किया था, मुस्लिम लीग पार्टिसिपेट की थी, हिंदू महासभा पार्टिसिपेट की थी, सिख था, पारसी था, उदारवादी लोग थे, दलित वर्ग के लोग थे, दलित वर्ग का नेतृत्व अंबेडकर जी कर रहे थे, ठीक है, ईसाई का नेतृत्व केटी पॉल साहब कर रहे थे, ठीक है, न्याय पार्टी के लोग भी थे, मजदूर थे, ईसाई थे, महिलाएं भी थी, ठीक है, विश्वविद्यालय और अन्य सभी शामिल हुए। लेकिन कौन सा शामिल नहीं हुआ, तो ध्यान में रखेंगे, तो कांग्रेस शामिल नहीं हुई, ठीक है। और यहाँ पे देखोगे बहुत सारे लोग हैं, भारत का प्रतिनिधित्व नरेंद्र नाथ लॉ, ठीक है, भूपेंद्र नाथ मित्रा, सीपी रामास्वामी अय्यर, ठीक है, एम रामचंद्र राव ने किया था। परिणाम क्या लिखी, उपलब्धि अपर्याप्त रही, क्योंकि भारत के संग रक्षा और वित्त सुरक्षा उपायों विभागों के हस्तांतरण पर चर्चा हुई, लेकिन बहुत कम कार्यान्वयन हो पाया और सबने आंदोलन जारी रहा। कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं लिया था, इसलिए किसी परिणाम पे नहीं पहुंचा जा सका। अब मुख्यतः 1928 में जो साइमन कमीशन जो बनी थी, 30 में जो उसने अपनी रिपोर्ट सरकार को पेश की थी, मुख्यतः आधार इसी रिपोर्ट पे चर्चा करना था, भारत को एक उत्तरदायी गवर्नमेंट देना था, इसी को बात करना था, ठीक है, 1930 वाले पे। और जब इसी पे जब बात हो जाती है तो 1935 में आप देखोगे तो क्या आता है, तो भारत शासन अधिनियम आता है, जो किसका परिणाम था, तो गोलमेज सम्मेलन का जो रिजल्ट निकल के आया, तीनों गोलमेज सम्मेलन का, उसी के परिणति के रूप में 1935 के भारत शासन अधिनियम प्रस्तुत किया गया, जो कि अब से सबसे बड़ा और सबसे व्यापक था, ठीक है। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे तो लंदन सितंबर 1931 से दिसंबर 1931 तक हुआ। इसमें जो थे कौन कौन गए, तो तेज बहादुर सुप्रू, सीवाई चिंतामणि, श्रीनिवास शास्त्री ने गांधी जी से वायसराय से बात करने की अपील की, ठीक है। तो ध्यान रखो, तेज बहादुर सप्रू और सीवाई चिंतामणि, श्रीनिवास शास्त्री और साथ में जयकर साहब भी थे, तो ये गांधी को वायसराय से बात करने की करते हैं, और तेज बहादुर सुप्रू और एम आर जयकर साहब ने मिलकर गांधी जी समझौता करवा भी दिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने गांधी को अपना एकमात्र प्रतिनिधि नामित किया था, बाकी इनके साथ और भी लोग गए थे, लेकिन वो अपने अपने दम पे गए थे, न कि मतलब कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे थे। जैसे सरोजिनी नायडू भी थी और भी कुछ लोग थे, तो अपने बूते पे गए थे, कांग्रेस का नेतृत्व नहीं कर रहे थे, कांग्रेस की तरफ से केवल गांधी जी थे। भारत सरकार का प्रतिनिधि किसने किया था, भारत सरकार का प्रतिनिधि सीपी रामास्वामी अय्यर, नरेंद्र नाथ लॉ, ठीक है, एम रामचंद्र राव ने किया था, ठीक है। भारत सरकार का प्रतिनिधि किसने किया था, सीपी रामास्वामी अय्यर, इंपोर्टेंट है, याद कर लीजिए, नरेंद्र नाथ लॉ और साथ में एम रामचंद्र राव ने किया था, ठीक है। मुद्दे क्या था, तो इरविन के बाद बिलिंगटन का वायसराय के रूप में परिवर्तन हो गया। बिलिंगटन वही बिलिंगटन था जिसने कहा था अगर ये दुनिया कितनी खूबसूरत होती अगर गांधी ना होता तो, ठीक है। बिलिंगटन शुरू में गांधी जी का प्रशंसक भी था। जब 1915 में गांधी जी जब वापस आते दक्षिण अफ्रीका से, तो मुंबई का ये आई थिंक बॉम्बे का कुछ था अधिकारी वगैरह था, तो गांधी जी को चाय पे बुलाया था बातचीत करने के लिए, ठीक है, लेकिन बाद में गांधी जी का विरोधी बन जाता है। ब्रिटेन में राष्ट्रीय सरकार का गठन और कांग्रेस की समान बातचीत के खिलाफ ब्रिटेन में दक्षिणी पंथी गुटों का विरोध जारी रहा, ठीक है। तो दक्षिणी पंथी गुट जिसका नेतृत्व उस समय चर्चिल कर रहा था, ठीक है, तो चर्चिल ने गांधी जी पे आक्रमण भी किया था, तो कहा भूखे नंगे को बुला ले तो अपने साथ बैठाने के लिए, और साथ में मतलब अर्धनग्न फकीर भी कहा था, हालांकि फ्रैंक मॉरिस ने भी कहा था, चर्चिल ने भी कहा था, दोनों ने कहा था, ठीक है। तो दक्षिणापंथी मतलब राइट विंग पार्टी जो थी ब्रिटेन की, वो मतलब क्या कर रहा था, गोलमेज सम्मेलन का विरोध कर रहा था, ठीक है। किस मुद्दे पे बात नहीं बन पाती, तो अल्पसंख्यक मुद्दे पे गतिरोध उत्पन्न हो जाता है कि विभिन्न समूहों द्वारा अलग याचिका की मांग की गई, इसका गांधी जी ने विरोध किया। सबनीय अवज्ञा आंदोलन के निलंबन के बाद रियासतें संघ के बारे में भी आशंकित थी। हालांकि उससे पहले आप देखोगे तो 1927 में क्या बनाया गया था, तो बटलर समिति बनाई गई थी, जिसका उद्देश्य क्या था, ब्रिटिश साम्राज्य और संघ के बीच में मतलब संबंध को मतलब क्या करना, अच्छा बनाने के लिए क्या बनाई गई थी, बटलर समिति बनाई गई थी, ठीक है। क्योंकि आगे चल के बनाना था अखिल भारतीय संघ का निर्माण करना था, जो कि 1935 के एक्ट में था, जिसमें ब्रिटिश रियासत, ठीक है, ब्रिटिश जो पूरे प्रांत जो थे जो ब्रिटिश के अंदर में था, रियासत तो स्वतंत्र थी ना, तो ब्रिटिश प्रांत को मिलाकर सारे रियासतों को मिलाकर एक संघ बना देता अखिल भारतीय संघ, जिसके लिए रियासतें तैयार नहीं हुई, इसलिए सपना धरे के धरे रह गया, कभी भी अखिल भारतीय संघ जो था बनकर मतलब क्या होता है, तैयार नहीं होता है, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो अल्पसंख्यक के मुद्दे पे गतिरोध उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि अल्पसंख्यक के मुद्दे पे अम्बेडकर जी का मांग हो रहा था, हमको भाई वो क्या देना चाहिए था, अलग से हमको प्रतिनिधित्व चाहिए, इस बात पे लेके गांधी जी तो तैयार नहीं होते।
ठीक है। और इसके लेकर मतलब क्या हो जाता है, मतभेद उत्पन्न हो जाता है। गांधी जी वहां से, ठीक है, वापस आते हैं और एक बात बोलते हैं, तो मैं भले ही वहां से खाली हाथ लौटा हूं, लेकिन देश की इज्जत को मैंने बट्टे नहीं लगने दिया। ठीक है। हालांकि जब गांधी जी वापस आते थे, फिर से दोबारा गोलमेज सम्मेलन शुरू करने का, सॉरी, फिर दोबारा से सबनीय अवज्ञा आंदोलन को शुरू करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन वो स्पीड आंदोलन जो गति नहीं पकड़ पाता है। अब ब्रिटिश सरकार मतलब क्या करती है, गांधी जी को अरेस्ट करवा के जेल में डलवा देती है। ठीक है। गांधी जी फिर से मतलब कहा जाते हैं, फिर से जेल में चले जाते हैं। ठीक है। इसको ध्यान में रखना है। और फिर से मतलब क्या होता है, गांधी जी का आंदोलन 1934 में पूरी तरीके से वापस लेना पड़ता है। तो अगर पूछे सबनिया अवज्ञा आंदोलन कोल्ड ऑफ कब किया गया, तो 1934 में पूरी तरीके से इसको समाप्त किया गया। और दूसरा कारण ये भी था, गांधी जी ने सारे बात इरविन से किया था और सरकार बड़ी तेज थी। तो गांधी अगर इस बात को नहीं मानता तो इरविन के साथ मतलब मतभेद होगा। तो सरकार ने क्या है, इरविन को हटा के मतलब उसकी जगह पे क्या किया, वेलिंगटन को बैठा दिया। ठीक है। वेलिंगटन से जब इनसे मिलने के लिए टाइम मांगा गया, तो हमको मिलने के लिए समय दिए। पहले के वायसराय से हमारे निम्न निम्न शर्तों पर बात हुई थी, तो राजनीतिक कैदियों के रिहा वगैरह होना था, लेकिन बहुत सारे राजनीतिक कैदियों को छोड़ा भी नहीं जाता है। मतलब इरविन ने जो 11 सूत्री बात में से लगभग चीजों पे जो तैयार हो गया, तो उस पर किसी पे काम नहीं करता है। अब ब्लिंगटन जो था, गांधी जी से मिलने से क्या कर देता है, इनकार कर देता है। तो गांधी जी को यहाँ पे मतलब एक तरह से ठगा हुआ मतलब क्या होता है, महसूस होता है। ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे दो मुस्लिम बहुल प्रांतों की घोषणा की गई। एक जो था उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत, और बाद में पहले सिंध, जो कि 1928 के एक में भी कहा गया था कि भाई साहब इन दोनों को अलग से एक विधानसभा दे देना चाहिए। ठीक है। ध्यान में रखना। एक भारतीय परामर्शदात्री समिति की स्थापना की गई। तीन विशेषज्ञ समिति की स्थापना की गई, बीत मताधिकार और राज्य की। ठीक है। भारतीयों के सहमत न होने पर एक तरफा ब्रिटिश सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा की गई। ठीक है। तब सांप्रदायिक निर्णय को लेकर तो भारतीय कभी भी तैयार नहीं थे, चाहे मुस्लिम को दो चाहे दलितों को दो। लेकिन यहाँ पे सांप्रदायिक निर्णय की बात करेंगे। सांप्रदायिक जो यहाँ पे जो निर्णय जो थे, यहाँ पे दलितों को दिया गया था। गांधी जी काफी आहत हो जाते हैं। फिर गांधी जी इतने ज्यादा आहत होते हैं, गांधी जी को जब गिरफ्तार जब किया जाता है और इनको पुणे के यरवदा जेल में होते हैं डेट टाइम, तो वहां पे फिर से क्या होता है, गांधी और अंबेडकर के बीच में पूना पैक्ट होता है। ठीक है। जहां पे बोला जाता है, अंबेडकर जी इस बात के लिए तैयार हो जाते हैं, तो सांप्रदायिक निर्णय के ऊपर नहीं लो तुम, अगर तुमको आपको करना है तो आपको क्या करना है, आप वो ले लो, क्या बोलते हैं, तो आरक्षण मतलब क्या हो जाती है, उनकी सीटों का मतलब क्या क्या, 18% केंद्रीय विधानसभा में बात की जाती है। तो भाई साहब 18% आपको देंगे, सीट में आरक्षण देंगे। और उनकी सीट कितनी से बढ़ाकर, 71 से बढ़ाकर, कितना था, 71 था, याद नहीं आ रहा, 143 की समथिंग कर दिया जाता है। 147, 147, 147 या 148 कर दिया जाता है। ठीक है। 18% केंद्रीय विधानसभा में भी उनकी सीट रिजर्व रहेगी। तो इसमें अम्बेडकर तैयार हो जाते हैं, और जो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात जो थी उसको मतलब छोड़ देते हैं। ठीक है। अब फिर तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ, इसमें भारत ने विरोध किया। ठीक है। कांग्रेस ने विरोध किया, पार्टिसिपेट नहीं किया। कांग्रेस और गांधी ने इसमें भाग नहीं लिया, इसमें भारतीय नेताओं की भागीदारी सीमित हो गई। ठीक है। किसी तरह के मुद्दे बने रहे और बहुत कम प्रगति हो पाई। ब्रिटिश संसद की सिफारिशों पर बहस हुई, जिसके बाद संयुक्त प्रवर समिति का गठन किया गया। ठीक है। समिति के मसौदे विधेयक के आधार पर जुलाई 1935 में भारत शासन अधिनियम लागू कर दिया गया। तो तीन चार चीज आपको याद में रखना। 1928 में जो नेहरू रिपोर्ट बोल रहे हैं, ठीक है, साइमन कमीशन जो 1928 में जो भारत आई थी, अब 1930 में उन्होंने जो रिपोर्ट दिया, ठीक है, उसी पे बात करने के लिए गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया। ठीक है। गोलमेज सम्मेलन में 2-3 वर्षों तक बहसबाजी चली, और उसका जो तीनों गोलमेज सम्मेलन का जो सारांश जो निकला, ठीक है, वो क्या निकला, ठीक है, 1935 में को भारत शासन अधिनियम के रूप में देखने को मिला। कुछ इतिहासकारों ने कहा कि भाई साहब तीन को गोलमेज सम्मेलन तो हुआ ही नहीं था, गोलमेज सम्मेलन तो एक ही था। उसी का मतलब अलग अलग रूप आपको देखने को मिलता है। ठीक है। न तो उसमें कोई प्रधानमंत्री चेंज हुआ, रामजे मैकडोनाल्ड ही थे, ब्रिटिश का किंग की बात भी करेंगे तो जॉर्ज पंचम, क्या नाम था उसका, वही था। ठीक है। कुछ भी चेंज नहीं होता है। ठीक है। तो वो एक ही गोलमेज सम्मेलन का 3 हिस्सा था। ठीक है। अब गांधी जी वापस आते, सबनिया आंदोलन का पुनः शुरुआत करते हैं। ठीक है। दूसरे गोलमेज सम्मेलन की विफलता के बाद गांधी जी बोलते हैं फिर से चलाएंगे। तो बाद में कांग्रेस कार्य समिति ने 26 दिसंबर 1921 को सबनिया आंदोलन का फिर से शुरू करने का फैसला किया। लेकिन क्या होता है, एक बार जो आंदोलन गति धीमा हो जाती है, तो दोबारा उसे शुरू करने में बहुत अधिक दिक्कत होती है। आंदोलन जो था अपना गति नहीं पकड़ पाता है, और गांधी जी को यहाँ पे क्या होती है, असफलता मिलने लगती है। ठीक है। फिर जाके 1934 में पूरी तरीके से इसको क्या करना पड़ता है, वापस लेना पड़ता है, गांधी जी को अरेस्ट कर लिया जाता है। ठीक है। असंप्रदायिक निर्णय की बात करें तो 1932
ठीक है, इसे ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामजे मैकडोनाल्ड द्वारा 16 अगस्त 1932 को घोषित किया। तारीख याद है, 16 अगस्त 1932। भारतीय मताधिकार समिति, जिसे लोथियन समिति भी कहा जाता है, क्या बोलते हैं, लोथियन समिति के निष्कर्षों के आधार पर इसमें अल्पसंख्यकों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित सीटें स्थापित की थी। अब जाके किसको किसको मिलने लगा, मुसलमान को, यूरोपियन लोगों को, सिखों को, भारतीय ईसाई को, एंग्लो इंडियन को। लेकिन जब दलित वर्गों को जब दिया गया तो ये काफी अधिक गांधी जी नाराज हो जाते हैं। बॉम्बे में मराठों के लिए भी अलग निर्वाचन प्रदान किए। किसके लिए नहीं था, तो बौद्ध के लिए अलग निर्वाचन नहीं दिया गया था, जैन के लिए नहीं दिया गया था, ठीक है, आई थिंक पारसी के लिए भी शायद नहीं था, ठीक है, पारसियों के लिए भी शायद नहीं था, ठीक है, इन लोगों के लिए नहीं था। बाकी दलित वर्गों को जब तोड़ दिया गया तो गांधी जी को लगा कि दलित वर्ग के लिए अलग अगर निर्वाचन अगर दिया जाएगा तो दलित वर्ग बड़ी संख्या में है, तो हिंदू से अलग हो जाएंगे, तो ऑलरेडी अल्पसंख्यकों का मतलब कांग्रेस का प्रतिनिधित्व नहीं कर पा रही है कांग्रेस, या फिर समर्थन नहीं मिल रहा, और दलितों का अलग देने से और भी चीजें मतलब क्या हो सकती है, बदहाल हो सकती है। इसलिए गांधी जी उन्होंने मतलब अनशन फास्ट अनटू द डेथ कर दिया, ठीक है। तो दलित वर्गों के आरक्षित सीटों की संख्या 78 थी, इसी को बढ़ाया जाता है, ठीक है, 148 कर दिया जाता है, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का रुख दलित वर्गों को जाति हिंदुओं से अलग है, एक स्वतंत्र अल्पसंख्यक के रूप में अलग व्यवहार की वकालत की थी। हालांकि गांधी जी इनकी बातों से नहीं सहमत होते थे, अंबेडकर जी भी गांधी जी की बातों से सहमत नहीं होते थे। अंबेडकर जी का मानना था दलित वर्ग की जाति हिंदुओं से अलग है, गांधी जी ऐसा नहीं मानते थे, उनको लगता था बड़ी संख्या है भाई, अगर हिंदुओं से अगर दलित अगर अलग हो गया तो फिर बहुत दिक्कत हो सकती है, पूरे सामाजिक जो एक स्ट्रक्चर जो ढांचा जो है क्या हो सकता है, पूरी तरीके से समाप्त हो सकता है, ठीक है। तो कल की क्लास में हम लोग देखेंगे अगस्त प्रस्ताव या फिर इसको क्रिप्स मिशन भी कहते हैं। जब क्रिप्स मिशन जब फ्लॉप होगा, ठीक है, क्रिप्स प्रस्ताव की बात करेंगे। अगस्त प्रस्ताव 1940 में क्रिप्स की बात करें, उसके बाद में 1942 में आपको क्रिप्स आपको देखने को मिलेगा। और जब दोनों जब फ्लॉप होगा तो इसके परिणति के रूप में गांधी जी फिर से एक आंदोलन को लॉन्च करेंगे, जो कि आखिरी होगा, जो कि 1942 का मतलब क्या होगा, क्विट इंडिया मूवमेंट होगा, ठीक है, समझ गए। तो कल की क्लास में मिलते हैं। बाकी जो अभी 3-4 चीजें जो आपको रिवीजन करवा दिया हूँ, इसको सबको सभी लोग क्या कीजिएगा, रिवाइज कर लेगा, ठीक है। कल के क्लास में हम लोग मिलते हैं, इसे पढ़ेंगे क्रिप्स प्रस्ताव या फिर भारत छोड़ो आंदोलन हम लोग देखेंगे, ठीक है।